हाँ जी, राधे राधे आप सभी को। कल की क्लास के अंदर हमने बेसिक साइंस की जो है वो शुरुआत कर ली थी और हमने कुछ बेसिक सा जो पढ़ा था जिसका एक बार फटाफट से हम रिवीजन करते हैं। तो हमने जाना था कि भी सर्वप्रथम आर एच व्हिटेकर नाम का एक बंदा था जिसने जीवों को 5 जगत में बांटा है, 5 जगत के अंदर बांटा है। प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, पंजाइया कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। 5 जंतुओं के अंदर हमने सबसे पहले जो है वो मोनेरा जगत की शुरुआत कर दी थी। मोनेरा जगत का सबसे अच्छा उदाहरण जीवाणु है और जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियालॉजी कहलाता है। और जीवाणुओं के अंदर हमने ये देखा था कि जिसके अंदर केंद्रक का अभाव होता है उनके अंदर केंद्रक पाया नहीं जाता क्योंकि ये सूक्ष्म जीव होते हैं। हमने कुछ मोनेरा के अंदर कुछ जो पॉजिटिव, जो धनात्मक या फिर जो लाभदायक जीवाणु हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसका 1 नंबर जीवाणु जिसका नाम मैंने हम बताया था आपको, राइजोबियम जीवाणु, जो कि सरसों की जो जो फलीदार पाद पे जो है उनकी जो जड़ें हैं उनकी गांठों में पाया जाता है। और यह बैक्टीरिया, यह जीवाणु जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को अवशोषित करके फसल को जो है वो प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए जिन फसलों के अंदर जो फलियां होती है उन फसलों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन। चाहे आप जो मूंग को ले लो, मोठ को ले लो, गुआर को ले लो, है ना, तो जिनके चाहे सरसों को ले लो तो उनमें प्रोटीन पाया जाता है। के बाद में हमने जाना था कि कुछ लोग जो है वो औद्योगिक फैक्ट्रियों के अंदर खेतों वाली यूरिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो भारत सरकार ने 2021 में यूरिया मंत्रालय ने नई यूरिया नीति जारी की, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि भारत के अंदर देसी यूरिया उत्पादन को बढ़ाना है और यूरिया की दक्षता के अंदर ऊर्जा इकाइयों को घटाना है और जो यूरिया पर जो सब्सिडी मिल रही है उसको जो है वो घटाना है। यूरिया आवश्यक वस्तु अधिनियम में अधिसूचित है और यूएसए से जब हरित क्रांति हो रही थी तो भारत के अंदर गेहूं के साथ एक और बीज भेजा गया था जिसे हम आज जो कांग्रेस घास के नाम से जो है वो जानते हैं। उसके बाद में हमने जाना था कि भी इफ्को, जो कि 1967 इसकी इफ्को की शुरुआत होती है और इफ्को ने एक नैनो यूरिया की जो है वो खोज की थी, नैनो यूरिया बनाया था, जो कि जो 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 पारंपरिक जो यूरिया है उससे 80% ज्यादा अवशोषित होता है। पारंपरिक यूरिया जो कि 20 से 30% ही अवशोषित होती है। और जो भारत सरकार के यूरिया मंत्रालय ने यह भी कहा था कि भी अब आने वाली जो भी यूरिया होगी वो नीम कोटेड यूरिया होना अनिवार्य है। यानी आप जब अपने खेतों के अंदर यूरिया लेकर के आते हो तो उस कट्टे पर नाम लिखा होता है नीम कोटेड यूरिया। इसके साथ ही साथ हमने ये भी जाना था कि भारत के अंदर नीम कोटेड यूरिया का उत्पादन जो है वो धीरे धीरे बढ़ेगा तो किसानों की आय में दुगुनी वृद्धि होगी। इसके साथ साथ जो जो भारत के अंदर जो सब्सिडी जो किसानों को दी जाती थी विदेशी यूरिया की, तो उस सब्सिडी के अंदर कहीं ना कहीं कमी आपको देखने को मिलेगी। वहीं भारत के किसान इस बात के लिए खुश हो जाएंगे क्योंकि नीम कोटेड यूरिया में नीम का तेल यूरिया पर चढ़ाना अति आवश्यक है। इसलिए भारत सरकार या भारत देश के अंदर नीम की उत्पादकता जो है वो बढ़ जाएगी। तो चलिए हम आज एक और पॉजिटिव जीवाणु की बात करते हैं, लाभदायक जीवाणु की बात करते हैं। और इस जीवाणु का नाम है, पहला तो था आपने राइजोबियम, दूसरा है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। जहां पर नाम लेक्ट आता है, जहां पर नाम क्या आता है, लेक्ट, लेक्ट जहां पर आए तो आपके दिमाग की बत्तियां इस तरह से जगनी चाहिए कि आपको लगे कि लेक्ट का मतलब डेयरी उत्पाद है, या डेयरी के अंदर दूध से संबंधित, दही से संबंधित, घी से संबंधित, छाछ से संबंधित या पनीर से संबंधित। लेक्ट जहां पर आए तो वो किससे संबंधित है, जो है वो डेयरी उत्पाद से संबंधित है, डेयरी उत्पाद से संबंधित है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है दही, दूध में, सॉरी, दूध में। फिर दही के अंदर पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है, दही में। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दही में।
अब 10th क्लास के अंदर कई बार ऐसा सवाल जो है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूछ लिया है कि दही के जमने की प्रक्रिया को समझाइए। सवाल क्या था कि दही के जमने की प्रक्रिया को समझाइए। यानी दही कैसे जमता है वो फॉर्मूला आपको साइंटिफिक तरीके से बताना है, अपने घरेलू तरीके से नहीं बताना है कि भाई दूध को गर्म किया, जावण लगा दिया, दूसरे दिन दही तैयार। तो इसका साइंटिफिक जो रीजन है वो क्या है वो हम समझते हैं कि भाई दही कैसे जमता है। सबसे पहली बात कि दूध जो है जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, तो सबसे पहले दूध को गर्म किया जाता है। क्यों किया जाता है? और वो भी हल्का गर्म किया जाता है ना, वैसे एकदम पूरा गर्म कर लिया जाता है ताकि उसके अंदर और सारे बैक्टीरिया है वो मर जाए। फिर उसको हल्का गर्म रखा जाता है, ना इतना गर्म रखना ना इतना ठंडा रखना। ठीक है। दूध में पाई जाती है लैक्टिक शर्करा। क्या पाई जाती है? लैक्टिक शर्करा। लैक्टिक शर्करा। अब आपके दिमाग के अंदर देख लो कि लैक्टिक नाम, जहां लैक्ट नाम आए, दूध के अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, दूध में लैक्टिक शर्करा होती है इसलिए दूध मीठा होता है, और दही के अंदर लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो लैक्ट नाम जहां आता है वो डेयरी उत्पाद से संबंधित होता है। आगे बात समझ में? तो लैक्टिक अम्ल जो दही में पाया जाता है, दूध में होता है लैक्टिक शर्करा। तो हम क्या करेंगे वो सुनो आप। जैसे ये कोई पात्र है अपने, जिसके अंदर ये दूध रखा हुआ है। अब होना क्या है, इस दूध के अंदर सबसे पहले तो अम्ल कौन सा जीवाणु पाया जाता है? जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। ठीक है। इसमें शर्करा पाई जाती है जिसका नाम है लैक्टिक शर्करा। कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टिक शर्करा। अब इसके अंदर हमें जावण देना है। अब इसके अंदर हमें थोड़ा सा जो दही जो है या फिर खट्टा छाछ जो है वो डालनी है। क्यों? क्योंकि दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ताकि इस दूध के अंदर जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है, दूध के अंदर जो लैक्टिबैसिलस जीवाणु है, वो लैक्टिक अम्ल और इस लैक्टिक शर्करा को खाता है, और उसके बाद में जो उसका उत्सर्जी पदार्थ है वो सुबह जो है वो जमा हुआ मिलता है, उसे हम कहते हैं दही। क्या कहते हैं? दही। तो वास्तविकता के अंदर दही क्या है? तो दही जो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है उनका उत्सर्जी पदार्थ है। वो जो निकालते हैं वो पदार्थ है जिसे हम खाते हैं, इसलिए हमें दही खट्टा लगता है। इसलिए हमें दही क्या लगता है? खट्टा लगता है। तो दही के जमने की प्रक्रिया ये है। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगले जीवाणु की तरफ हम बढ़ते हैं। पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला जीवाणु। एक जीवाणु है जिसका नाम है ई कोलाई। जीवाणु का नाम है ई कोलाई। ई कोलाई ये भी पॉजिटिव जीवाणु है किस क्षेत्र का? तो मोनेरा जगत का है। पहला मोनेरा जगत का उदाहरण राइजोबियम जीवाणु, दूसरा लैक्टोबैसिलस जीवाणु, तीसरा अपने ई कोलाई जिसका पूरा नाम इस्तेरिसिया कोलाई है। पूरा नाम क्या है? इस्तेरिसिया कोलाई। कहां पाया जाता है? तो मानव की आंत में पाया जाता है। मानव की आंतों में पाया जाता है। क्या काम करता है? तो भोजन को पचाने में हेल्पफुल रहता है। भोजन को पचाने में सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। तो ये ध्यान रखना, अपने मानव की आंतों के अंदर पाया जाता है, भोजन को पचाने के अंदर सहायता करता है, और यह सहजीविता का उदाहरण है। सहजीविता का उदाहरण है। अब बात आती है कि सहजीविता क्या है? तो सहजीविता समझना आप। सहजीविता वो है जिससे हमें फायदा हो। कैसे? जैसे एज एग्जाम्पल हम समझ रहे हैं कि अगर हमें दोनों तरफ से फायदा हो तब तो हो रहा है प्लस प्लस। कैसे हो रहा हो दोनों तरफ से फायदा? तो इसका एक अच्छा उदाहरण हम ये लेते हैं कि जैसे खेत के अंदर जो घास फूस है, अगर उसको गाय या भैंस खा रही है, तो एक तो अपने खेत से घास फूस खत्म हो रही है, अपने लिए फायदा।
गाय का पेट भर रहा है, गाय का फायदा, दोनों का फायदा है, इसलिए इस उदाहरण को कहते हैं प्लस प्लस उदाहरण। ऐसा फायदा जिसमें एक का फायदा होता है, एक का घाटा होता है। एक का क्या होता है फायदा, एक का होता है घाटा। कुछ युवा लोग जो इस उम्र के अंदर अपना फायदा या फिर अपना घाटा करके अगले या अगली के प्रेम में पड़कर अपना टाइम और अपना जो एनर्जी जो है वो वेस्ट कर देते हैं, उसके बाद में फिर उनको कुछ हाथ लगता नहीं है, फिर वो जो है वो उनके पास पछताने के अलावा कोई ऑप्शन बचता है नहीं। तो एक तो सबसे पहले अपना तो क्या हुआ घाटा, से तो माइनस करते हैं। अगला या अगली अपना काट के चली गई, क्या चला गया, अपना मतलब टाइम ले गया, अपनी एनर्जी ले गया, अपने जो पास जो मनी पावर कुछ भी था तो वो अपना जो है वो छीन के ले गया, ले जाया जाता है। तो वो होता है प्लस प्लस उदाहरण। एक है माइनस प्लस उदाहरण, माइनस प्लस का सेम ही है। एक है माइनस माइनस जिसके अंदर दोनों का घाटा होता है, जिसके अंदर क्या होता है, दोनों का घाटा होता है ना। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जिसके अंदर हम देख सकते हैं जिसके अंदर दोनों का घाटा हो रहा होता है, इसे हम कहते हैं सहजीविता का उदाहरण। एज एग्जाम्पल में तुम्हें एक अच्छी बात बताने वाला हूं, जैसे ये अपना क्या है, ग्लोब है, ये पूरी धरती है। इस धरती के अंदर ये वाली लाइन जो है ये अपनी कहलाती है 0 डिग्री लाइन, जिसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। भूमध्य रेखा के नाम से जो है वो जानते हैं। भू यानी भूमि और मध्य यानी बीच, यानी बीच में से जा रही है, इसलिए इसको भूमध्य रेखा कहते हैं। ये 0 डिग्री की है। अब इसके ऊपर जो है वो 23.5 डिग्री की लाइन है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं, और इसके नीचे 23.5 डिग्री की लाइन है जिसे हम मकर रेखा कहते हैं, है ना। अब और हम आगे चलते हैं तो ये है 66.5 डिग्री की लाइन, और ये है 66.5 डिग्री की लाइन, है ना। उसे कहते हैं उत्तरी अक्षांश, ये है दक्षिणी अक्षांश। अच्छा, फिर हम जब ध्रुवीय क्षेत्र पे जाते हैं तो आप सभी ने दूसरी तीसरी चौथी क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा कि ध्रुवीय क्षेत्र यानी दुनिया का ऊपर वाला क्षेत्र और नीचे वाला क्षेत्र, जहां पर हर 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने क्या रहता है, उजाला। 6 महीने अंधेरा रहता है और 6 महीने क्या रहता है, उजाला। तो यहाँ पर एक चीज है जिसका नाम है शैवाल, कवक और शैवाल। ये दो जीवाणु जो है वो यहाँ पर जो है वो सरवाइव कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि ये कवक जो है ये तो अंधेरे में भोजन बनाता है, और ये शैवाल जो है वो उजाले के अंदर या फिर रोशनी के अंदर भोजन बनाता है। ये क्या करता है, रोशनी के अंदर भोजन बनाता है। कवक अंधेरे में भोजन बनाता है। यही एकमात्र कारण है कि हम नहाने के बाद में अगर हम धूप में ना बैठे तो हमारे सर के अंदर डैंड्रफ होने लग जाता है। डैंड्रफ जो है क्या, तो कवक द्वारा बनाया गया भोजन है जो अंधेरे के अंदर हमारे होता है। जब हम इसके बैकग्राउंड पे हम जाते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि हमारे दादी या फिर नानी की उम्र की कोई महिला जो अपने बालों को धोने के बाद जो है वो धूप के अंदर बैठ जाया करती, और मतलब आधे 1 घंटे तक उसके अंदर जो है वो बालों के अंदर सूर्य की रोशनी गिरती, जिसके अंदर जो है वो उजाला होता या फिर जो सूर्य की किरणें पड़ती। तो कवक जो है वो वहां पर भोजन नहीं बना पाता, अर्थात वहां पर जो है वो डैंड्रफ नहीं होता, डैंड्रफ नहीं होता। इसलिए हम आज की जो यंग इंडियंस, जो यंग पब्लिक है, यंग युवा जो लोग हैं, उनके ये डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि वो धूप में बैठने से इस बात के लिए कतराते हैं कि धूप में बैठने पर हम कैसे हो जाएंगे, हमारा रंग जो है वो काला हो जाएगा, है ना। तो दो चीज जो है वो आज भी ध्रुवीय क्षेत्रों पर सरवाइव कर रही है। तो ये कवक और शैवाल का बहुत अच्छा जो है वो उदाहरण हमें देखने को मिल सकता है। एक और में अगर हम बात करें तो ये शैवाल जो है ये वास्तविकता के अंदर जो अपने जो प्रदूषण है वो मापने के अंदर सहायक है। प्रदूषण मापने में क्या है, सहायक है। कैसे कि जहां पर प्रदूषण ज्यादा होगा वहां शैवाल की वृद्धि नहीं होगी, वहां शैवाल की वृद्धि नहीं होगी। जहां प्रदूषण कम होगा वहां शैवाल की वृद्धि होगी। इसलिए आज भी ये जो अपने गुड़गांव और दिल्ली वाला एरिया है इसके अंदर शैवाल जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि भारत की जो इंडेक्स जो है या फिर दुनिया की जो ऐसे इंडेक्स जिसके अंदर पूरी दुनिया के वो शहर या वो देश दर्शाए गए हैं जो कि कौन सा प्रदूषित कम है अथवा कौन सा प्रदूषित ज्यादा है, उसमें भारत के 5 शहरों का नाम आता है। सबसे पहले नाम दिल्ली, सेकंड नाम गुड़गांव का आता है।
तो भारत के ये 2 शहर प्रदूषित है, इसीलिए यहाँ पर जो है वह शैवाल की वृद्धि होती नहीं है ना। ये बात तुम्हारे दिमाग में आ जानी चाहिए। तो ई कोलाई, जिसे एस्चेरिचिया कोलाई के नाम से जाना जाता है, मानव की आंतों में पाया जाता है और जो है वो भोजन को पचाने में खूब सारी हेल्प करता है, सहजीविता का उदाहरण है। और सहजीविता मैंने बता दिया, ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। अब एक और जीवाणु की अगर हम बात करते हैं तो उसका नाम है प्रोबायोटिक्स। अगले जीवाणु का नाम है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स एक ऐसा जीवाणु है जो भी फायदेमंद है, जो प्लस प्लस जो पॉजिटिव। तो इसका अच्छा उदाहरण अगर हम बताएं तो कोई, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, बीमार होने के बाद उस व्यक्ति के मन में ये होता है कि मैं कि खाना नहीं खाऊं, या फिर जब वो खाना खाता है, तो जब वो व्यक्ति खाना खाता है तो खाना उसको पचता नहीं है ना। तब हम अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर कहते हैं कि उसकी दवाई जो है वो गर्म कर गई। यानी वो जो एंटीबायोटिक दवाई जो हमने ली थी वो हमारे पेट के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया या ऐसे जीवाणुओं को मार देता है जो हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे लिए वो प्लस पॉइंट है। यानी ई कोलाई जीवाणु को मार देती है एक दवाई, ठीक है। ई कोलाई जीवाणु को मार देती है एक दवाई, जो दवाई हम बीमार होने पर लेते हैं, क्योंकि दवाई हमारे शरीर के अंदर एंटीबायोटिक कि भी ढूंढ ढूंढ के बैक्टीरिया को मारना है। किसको मारना है तो उसको नहीं पता। कई बार के अंदर जो है वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया मारे जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होते हैं, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद। ई कोलाई, अब ई कोलाई जब मर जाते हैं तो शरीर का जो टेम्परेचर है, शरीर का जो बाकी खाने पीने का जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। तो अपनी लैंग्वेज के अंदर उसे कहा जाता है कि दवाई गर्म कर गई। तो डॉक्टर एक दवाई देता है, उस दवाई के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोबायोटिक्स। उस दवाई का नाम क्या है? प्रोबायोटिक्स। तो प्रोबायोटिक्स दवाई वो दवाई है जिसे अगर हमें कोई दवाई बीमार या कोई गर्म कर जाती है तो डॉक्टर द्वारा जो दवाई दी जाती है, तो इतनी बड़ी जो इसके अंदर सफेद दही जैसी होती है, उस दही वाली जो दवाई है उसके अंदर प्रोबायोटिक्स दवाई होती है, जो हमारे शरीर के ई कोलाई जैसे जीवाणु जो है उनको जो है वो वापस पुनर्जीवित करने के अंदर हेल्पफुल रहती है। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने 4 बैक्टीरिया के नाम जो है वो पढ़ लिए थे। सबसे पहला हमने जो राइजोबियम जीवाणु पढ़ा था, उसके बाद में जो है वो लैक्टोबैसिलस सीरियस लैक्टोबैसिलस जीवाणु का नाम पढ़ा था। उसके बाद में हमने जाना था ई कोलाई, और फिर हमने जाना था अपने प्रोबायोटिक्स। तो ये वो जीवाणु हैं जो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद रहते हैं। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये थी, ये जो हम पढ़ रहे हैं उसका पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक और महत्वपूर्ण सूचना ये है कि आज हमने जो लाभदायक जीवाणु थे उनको हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम कल से जो है वो हानिकारक जीवाणु की बात करेंगे। फिर हम अगला जगत पढ़ेंगे जिसका नाम होगा जो पहला प्रोटिस्टा जगत, क्योंकि हमने मोनेरा जगत को पढ़ लिया, फिर हम पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो आज की क्लास मुझे लगता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ गई होगी, तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। इसके PYQ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।